The second ratio under the liquidity ratio is named as, first was current ratio, second is liquid ratio, or it is named as quick ratio, or it is named as acid test ratio. नाम से ही पता चलता है कि लिक्विड रेशियो है. लिक्विड का मतलब है इट विल बी स्ट्रेसिंग अपॉन मोर लिक्विड एसिड्स. करंट एसिड्स के ऊपर ये स्ट्रेस नहीं करेगी, लिक्विड एसिड्स के ऊपर स्ट्रेस करेगी. डिनोमिनेटर आज भी करंट लायबिलिटी ही रहेगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विड एसिड? और क्योंकि इसका दूसरा नाम क्विक रेशियो है तो हम लिक्विड एसिड्स को क्विक एसिड्स भी कहते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विड एसिड? अगर क्वेश्चन में वो पूछता है लिक्विड रेशियो निकालो तो आपने न्यूमरेटर का नाम लिक्विड एसिड रखना है. अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि अदरवाइज बोथ आर इंटरचेंजेबल वर्ड. अगर वो क्वेश्चन में पूछता है क्विक रेशियो का फॉर्मूला बताओ तो आपने न्यूमरेटर को क्विक एसिड ही कहना है. राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विड एसिड और क्विक एसिड व्हिच कैन क्विकली बी कन्वर्टेड इनटू कैश? बहुत जल्दी जल्दी जो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं. और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विड एसिड व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड? लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ मींस इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली. Liquidity is always measured in terms of cash. तो जो एसिड बहुत जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें क्विक एसिड्स कहते हैं. डिनोमिनेटर इज सेम एज द फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज करंट लायबिलिटी. उसमें कोई भी चेंज नहीं है. Why this is named as? इसका तीसरा नाम क्या रखा है? एसिड टेस्ट. जैसे केमिस्ट्री के एसिड्स का टेस्ट किया जाता है लैब में जाके, उसी तरह से किसी भी कंपनी के अगर लिक्विडिटी पोजीशन को टेस्ट करना है तो हम ये वाली रेशियो लगाते हैं, इसलिए नाम रख दिया गया एसिड टेस्ट. In order to test the liquidity position of the concern, we apply this ratio. So that's why इसका नाम क्या रख दिया गया? एसिड. एसिड और सोल्यूशन के टेस्ट करते थे ना 9th और 10th के चैप्टर्स में. केमिस्ट्री की लैब में होते थे ना वो एसिड और सोल्यूशन के टेस्ट. तो यहाँ पे टेस्टिंग किसकी हो रही है? लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंसर्न. इसलिए नाम क्या रख दिया गया? एसिड टेस्ट रेशियो. हर ऑथर का अपना देखने का नजरिया है. Some authors call it liquid ratio, some authors calls it quick ratio, and some call it acid test ratio. Formula will remain same. Now the question arises, how the quick acids are being calculated in the question? Current assets में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दो, जो बच जाएगा वो सारे लिक्विड है. क्यों ये दो माइनस करने हैं? क्योंकि इन्वेंट्री को बहुत टाइम लग जाता है कैश में बदलने में. इन्वेंट्री पहले आप बेचोगे, जब आप उधार पे बेचोगे वो बंदे आपके डेटर बनेंगे, कुछ देर के बाद वो बीआर एक्सेप्ट करेंगे, बीआर की मैच्योरिटी आएगी, कुछ बैड डेट हो जाएगा मैच्योरिटी पे, कुछ इनसॉल्वेंट हो जाएंगे, और कितना टाइम लग जाएगा उसे कैश में कन्वर्ट होने में. लेकिन हमने क्विक एसिड की डेफिनेशन में क्या किया? दोस एसेट्स व्हिच कैन क्विकली बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट एनी डिले. सो इन्वेंट्री वी ऑलवेज लीव. इन्वेंट्री इज आवर नॉन लिक्विड एसिड because it takes time to be converted into cash. What is the meaning of prepaid expense? It is never been converted into cash, you know. ये वो खर्चा है जो आपने एडवांस में पे कर दिया, जब कभी ये कैश में कन्वर्ट होगा? नो. तो दो चीजें बीच में से छोड़ दीजिए. जो सारा कुछ बचा, क्या क्या बचा? क्या क्या बचा? कैश इन हैंड बचा, कैश एट बैंक बचा, डिमांड डिपॉजिट बचा, डेटर बचे, बीआर बचा. ठीक है. लेकिन इन्वेंट्री को हमने छोड़ देना है और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमने छोड़ देना है. डिनोमिनेटर का वही मीनिंग है जो हमारा करंट रेशियो में था. अगर वहां पे स्टैंडर्ड रूल ऑफ थंब 2:1 था तो यहाँ पे 1:1 है, क्योंकि आपने लेने ही क्विक एसिड है. तो जो एसेट आपके पास है दे विल बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, एंड विद द हेल्प ऑफ दोस एसेट्स यू विल बी इजीली पेइंग योर करंट लायबिलिटी. तो हम लोगों ने रूल बना दिया, जितने क्विक एसेट हैं अगर उसके इक्वल करंट लायबिलिटी आपके पास है तो आपकी पोजीशन अच्छी है, एसिड टेस्ट रेशियो सेटिस्फाई हो रही, मींस योर लिक्विडिटी टेस्ट इज बीइंग सेटिस्फाइड, यू पास्ड इन दैट. आप उस टेस्ट में क्या हो गए? पास हो गए. ठीक है. जितना मैंने बोला उतना समझ आया है. So under which category this ratio falls? Liquidity ratios. फर्स्ट कैटेगरी हम लोग कौन सी कर रहे हैं? और इसका नाम लिक्विड रखा. कैटेगरी का नाम लिक्विडिटी रेशियोज है और इसका नाम क्या रखा? लिक्विड रेशियो रखा. ठीक है. एंड वी टेक लिक्विड एसिड एज एन न्यूमरेटर, एंड दूसरा नाम इसका क्या है? क्विक रेशियो. देन वी कॉल दैट लिक्विड एसिड एज क्विक एसिड. Those current assets which can quickly be converted into cash, that assets we call quick assets. Let's see the theory part given in your book. जो मैंने बोला क्या उसने भी वैसा ही लिखा है? Let's see. नहीं, उस एसिड फिर जो कोई भी फॉर्मूला लिख दो, क्विक एसिड लिख दो, चाहे लिक्विड एसिड लिख दो, वैसे भी ऑप्शन आनी है, यू हैव टू आइडेंटिफाई. राइट. 2-3 इलस्ट्रेशन जो मैंने छुड़वाई हैं that you will do yourself, and you know this is 21st illustration is same as of your illustration question number 16. देखो, एक बार उसने बोला रेशियो को 1:1 मानो, दूसरी एक बार उसने बोला 0.8:1 मानो. करवाया ना ये मैंने कल आज क्लास में फर्स्ट पीरियड में.
So this is same as of your numerical question given at your back exercise, right? So this you can try yourself. Now, what is the meaning? देखो तीनों नाम लिखे हैं. One we call it liquid, second we call it quick, third we call it acid test. So every ratio establishes the relationship between numerator and denominator. So this ratio establishes the relationship between quick assets and current liability. This ratio helps us to measure the ability of the enterprise to meet its short-term financial obligation. कितनी जल्दी आप अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे करते हो. फॉर्मूला आपके सामने है. कितना होना चाहिए? 1:1 स्टैंडर्ड रूल ऑफ थंब होना चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विड एसेट? बॉक्स में पढ़ो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विड एसेट? दैट आर ईदर इन द फॉर्म ऑफ, या तो वो कैश की फॉर्म में होते हैं या कैश के समान होते हैं, मींस कैश इक्विवेलेंट होते हैं, or can be converted into cash or cash equivalent in a very short period, means within a shorter span of time, are called liquid assets. And these are, naam bolo, current investment, or we call it short term investment, or we call it marketable investment. Then trade receivables, debtors. जब debtors और BR लेना है उसमें से provision for doubtful debt minus करके लेना है. Cash and cash equivalent means bank balance भी इसमें आएगा. Short term loans and advances if you have given. अगर आपने किसी को शॉर्ट टर्म लोन या एडवांस दिया हुआ है तो वो आपका एसेट है. करंट एसेट सारे लेने हैं लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ के, बिकॉज प्रीपेड एक्सपेंसेस कांट बी कन्वर्टेड इनटू कैश एट ऑल. और इन्वेंट्री का कहीं नामो निशान ही नहीं है, इन्वेंट्री भी छोड़नी है, बिकॉज इन्वेंट्री टेक्स टाइम टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश. करंट लायबिलिटी की वही डेफिनेशन है जो आपको पहले करवाई है. नीचे बॉक्स के नीचे 2 पैराग्राफ है. सेकंड पैराग्राफ देखो. He is telling us why inventory and prepaid expenses are left. उन्हें क्यों छोड़ा जाता है? While calculating quick asset, inventories and prepaid expenses are excluded from liquid assets because it takes time before inventory can be converted into cash, while prepaid expenses are the expenses paid in advance, hence can't be converted into cash. मैंने भी तो यही बोला. इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट होते होते टाइम लग जाता है. वो 6 महीने भी लग सकते हैं, वो साल भी लग सकता है. साल से ज्यादा तो खैर क्या टाइम लगेगा, क्योंकि इन्वेंट्री से करंट एसेट्स, इससे ज्यादा टाइम नहीं ना लगेगा. अगर साल के एंड में नहीं बिकता तो लोग सेल लगा के बेचते हैं ना, क्योंकि अगले साल नई इन्वेंट्री डालनी होती है. आपको पता है ना, ये एग्जांपल जो शोरूम्स की हैं, जब गारमेंट और अपैरल्स की सेल लगती है तो ऑफ सीजन में लगती है ना. समर की सेल अगस्त सितंबर में लग जाती है, बिकॉज नाउ दे हैव टू फिल द मटेरियल फॉर विंटर सीजन और प्री विंटर का सामान डालना है. तो स्टॉक की लाइफ आमतौर पे 1 साल ही है, लेकिन फिर भी उसे टाइम लग जाता है बाकी एसेट्स के कंपैरिजन में कैश में कन्वर्ट होने में, इसलिए हम उसे क्विक एसेट नहीं मानते. राइट. आइडियल रेशियो कितनी होनी चाहिए? 1:1. सो इट इज एन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड सिंस फॉर एवरी रुपी ऑफ करंट लायबिलिटी देयर इज अ रुपी ऑफ क्विक एसेट. मींस आपको कोई भी डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा. जितनी आपकी करंट लायबिलिटीज है उतने ही आपके पास एसेट है. एसेट बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके पास कैश आ जाएगा और आप अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट आसानी से कर लेंगे. अगर 1:1 से कम है, इट मींस कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन सॉलिड नहीं है, मींस कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन पुअर है. इन केस उसने लिखी है आगे वाली लाइन यही, इफ इट इज लेस देन 1, व्हाट यू विल इंटरप्रेट रिगार्डिंग इट? इफ इट इज लेस देन 1 means current liabilities are more than its quick asset. As a result, enterprise may not be able to pay short term obligations, that is current liability, if they fall due for the payment on that date. मतलब जिस दिन वो liabilities की पेमेंट ड्यू होती है उस दिन आपके पास पैसे की कमी है. क्यों? क्योंकि आपके क्विक एसेट्स कम है. किसके कंपैरिजन में? करंट लायबिलिटीज के कंपैरिजन में. बट इट मे बी 2:1, इट मे बी 3:1, टू सम एक्सटेंट इट इज टॉलरेबल, और उससे ज्यादा नहीं रखने क्विक एसेट्स अपने पास. सेम इंटरप्रिटेशन वी डिड इन आवर करंट रेशियो एज वेल. Objectives and significance आप बताओ. Why do we calculate it? To judge our liquidity position, and our creditors again will be stressing upon. कोई भी क्रेडिटर मेरे को उधार देने से पहले मेरी क्विक रेशियो भी कहते हैं ना इसे, यस, क्विक रेशियो के ऊपर स्ट्रेस देगा, साथ में करंट रेशियो के ऊपर भी स्ट्रेस देगा. अगर मैं दोनों में से आपसे पूछूं, दोनों को कंपेयर करो, तो कौन सी ज्यादा बड़ी है, कौन सी ज्यादा प्रैक्टिकल लग रही है? नहीं, क्विक. क्योंकि करंट में तो कुछ एसेट ऐसे भी हैं जिनको टाइम लग जाता है कैश में कन्वर्ट होने. मेरे हिसाब से ये ज्यादा प्रैक्टिकेबल, और वो भी यही बोलेगा. अगर दोनों में कंपैरिजन करना है उसका स्कोप वाइडर है, यू कैन से, लेकिन ये हमें ज्यादा प्रैक्टिकल आंसर देती है, क्योंकि आपने एसेट ही वही लेने हैं. ये इसमें इन्वेंट्री का लेना तो अपनी आंखों को धोखा देने वाली बात है. इन्वेंट्री को तो टाइम ही लग जाना कैश में कन्वर्ट होने में. हाउ कैन इट बी अ करंट एसेट?
ठीक है, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। अगर मैं प्रैक्टिकेबल सेंस में देखूं तो क्विक रेशियो इज अ बेटर इंडिकेटर टू जज योर लिक्विडिटी। एग्जैक्ट लिक्विडिटी अगर जाननी है कि एक्चुअली आपके हाथों में कितना पैसा है और कितनी जल्दी जल्दी आप अपनी करंट लायबिलिटीज की पेमेंट कर लेते हो, तो दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लिक्विड एसेट, दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्विक एसेट। देखो जी क्या लिखा उसने, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो is to assess whether the enterprise would be able to meet its short-term financial obligation, that is current liability। 4 बार ये लाइन लिखी है। This ratio is being computed to assess what? Ability of the enterprise to pay off its short-term financial obligations as and when they become due, that is as and when current liabilities become due। तो जब हमारी करंट लायबिलिटीज की ड्यू डेट आती है उस टाइम पे क्या आप अपनी करंट लायबिलिटीज की पेमेंट कर लेते हो, इस एबिलिटी को मेजर करने के लिए हम ये रेशियो निकालते हैं। अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, यस, कहता करंट रेशियो निकालते हुए हम लोगों ने वो करंट एसेट भी ले लिए थे जो जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होते। अ पार्ट ऑफ करंट एसेट इज नॉट रेडिली रियलाइजेबल और कन्वर्टेबल इनटू कैश, देयरफॉर करंट रेशियो डज नॉट इंडिकेट, आगे मेरे वाली लाइन, therefore current ratio does not indicate adequately the ability of the enterprise to meet its current liability as and when they fall due। तो करंट रेशियो सही इंडिकेटर नहीं था, यहाँ पे करंट रेशियो की ये लिमिटेशन है, क्योंकि करंट एसेट्स में वो भी एसेट हैं जो जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होते और कुछ एसेट ऐसे भी हैं जो कैश में कन्वर्ट ही नहीं होते, लाइक प्रीपेड एक्सपेंस। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो करंट रेशियो इज नॉट अ वेरी गुड इंडिकेटर टू जज द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंसर्न एग्जैक्टली। अगर आपको एडिक्वेटली और एग्जैक्टली किसी कंसर्न की लिक्विडिटी पोजीशन को जानना है तो डोंट रिलाई मच ऑन करंट रेशियो, बेटर टू कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। सो लिक्विड रेशियो पंजाबी में अगर मैं बात करूं, हिंदी में बात करूं, सही मायने में लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करके आप उस कंसर्न की लिक्विडिटी पोजीशन को जज कर सकते हैं। इन रियल सेंस इफ यू वांट टू नो द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ कंपनी देन यू शुड रिलाई ऑन quick ratio rather than on current ratio। so that line I was waiting for, जो मैं पहले ही बोल चुकी थी, आप अंडरलाइन करो। liquid ratio is an indicator of what? which liability? short term liability or paying capacity। short term liability, paying capacity, ये आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी को बताती है, आपके स्टेटस को बताती है कि कितनी आसानी से आप अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे कर देते हो। सो it is the best indicator, मैं better भी नहीं बोलूंगी, it is the best indicator of liquidity parameter indicator। current ratio is a better indicator or this is a better indicator of measuring liquidity? liquid ratio is a better indicator to measure liquidity। comparison देखो दोनों का, दोनों में क्या डिफरेंस है? करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो में क्या डिफरेंस है? दैट इज द डिफरेंस ऑफ इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंस। एक में इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस लिया जाता है, दूसरे में नहीं लिया जाता। कंपैरिजन ऑफ करंट रेशियो विद लिक्विड रेशियो इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड। किसी कंसर्न की करंट रेशियो 3:1 है, ठीक है, बट उसी कंसर्न की क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो 0.5:1 है। व्हाई? यस, इन्वेंट्री ज्यादा है, वो इन्वेंट्री हम लोगों ने निकाल दी तो न्यूमरेटर कम हो गया ना। पहले के 3 गुना ज्यादा थे करंट एसेट करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में, लेकिन उसी कंसर्न की विद द सेम डाटा अगर मैंने क्या निकाली, क्विक रेशियो निकाली, तो वो 0.8:1 आई या 0.5:1 आई। इट मींस कि मैक्सिमम डिफरेंस ही किसका था? मैक्सिमम होल्डिंग ही किस चीज की थी? बाकी करंट एसेट तो थे ही नहीं खास, मैक्सिमम होल्डिंग ही किसकी थी? इसको बोलते हैं ओवर स्टॉकिंग, ठीक है, ओवर होल्डिंग ऑफ योर इन्वेंट्री, which we should not consider while calculating the liquidity position of the concern। So will a very high liquid ratio a good indicator? A high liquid ratio compared to current ratio में, yes, उलट है। A low, पहले मेरी बात सुनो, a low or a very low quick ratio in comparison to the current ratio will indicate overstocking। Will you agree? दोबारा रिपीट कर रही हूं, a low quick ratio in comparison to the current ratio will indicate overstocking। अब मैं उलट बोलूंगी, a very high liquid ratio in comparison to the current ratio will indicate understocking। तो यही लाइन लिखी उसने, ठीक है। so this line you have to underline, इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है।
अगर क्विक रेशियो कम हो और करंट रेशियो ज्यादा हो, इट इंडिकेट्स ओवर स्टॉकिंग। मींस आपने स्टॉक ज्यादा रखा हुआ, स्टॉक को निकाल दिया तो न्यूमरेटर कम हो गया, रेशियो डाउन हो गई क्विक। लेकिन अगर ऑलरेडी स्टॉक कम है तो आपकी क्विक रेशियो ज्यादा आएगी और करंट रेशियो क्या होगी, कम होगी। सो दैट इंडिकेट्स अंडर स्टॉकिंग व्हाइल अ लो लिक्विड रेशियो इंडिकेट्स ओवर स्टॉकिंग। दोनों में डिफरेंस बोलो। पहला डिफरेंस, रिलेशनशिप, करंट रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड, वहां पे न्यूमरेटर क्या था, करंट एसेट। सो दैट वाज अ indicator of the relationship between current assets and current liability. It is establishing the relationship between these two contents, that is quick assets and current liability. पहला डिफरेंस क्लियर है, डेफिनेशन ही है। असेसमेंट, क्विक रेशियो क्या असेस करती है? क्विक रेशियो, वैसे तो क्विक रेशियो और करंट रेशियो दोनों ही सेम चीज असेस करती है, लेकिन इसने कुछ हेरफेर करा है वर्डिंग का, जरा देखना। Current ratio assesses the ability of an entity to meet its current liability within a period of 12 months or within the period of operating cycle from the date of balance sheet. एक नया वर्ड सिखाऊंगी मैं। Within the period of 12 months सबको पता चल गया, 12 महीने के बीच बीच कितनी जल्दी और स्पीड से आप अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे कर लेते हैं, या within a period of operating cycle. Operating cycle is a period lies between the date you purchase or the day you purchase the raw material and the day you sell the raw material, finished goods. जिस दिन आप रॉ मटेरियल लेके आए से लेके उस दिन तक जब आपने फाइनल प्रोडक्ट बनाए और उसकी सेल कर दी, कितना टाइम पीरियड लगा। तो जरूरी नहीं है कि ऑपरेटिंग साइकिल हमेशा 12 महीनों का हो, कभी ये 15 महीनों का हो सकता है, कभी ये 16 महीनों का हो सकता है, कभी ये 18 महीनों का भी हो सकता है। सो ऑपरेटिंग साइकिल कैन इवन बी मोर देन 1 ईयर। इसकी डेफिनेशन इसी बुक के फर्स्ट चैप्टर में करेंगे। आई एम रिपीटिंग, ऑपरेटिंग साइकिल इज अ टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टिल इट्स फाइनल कन्वर्जन इनटू सेल। जिस दिन आप रॉ मटेरियल लेके आए उस दिन से लेके जब तक आप उसकी फाइनल सेल नहीं कर लेते, इन दोनों डेट्स के बीच वाले टाइम पीरियड को ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। इट कैन बी मोर देन 12 मंथ्स इवन। और लिक्विड रेशियो क्या बताती है? इट असेसेस द एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी टू मीट इट्स करंट लायबिलिटी इमीडिएटली। वो तो कहती है 12 महीने या 12 महीने से ज्यादा के टाइम पीरियड में आपकी एबिलिटी है करंट लायबिलिटीज को पे करने की या नहीं। ये हमें क्या बताती है? कितनी जल्दी जल्दी और कितनी स्पीड से ये करंट लायबिलिटी अराइज हुई और ये आपने उनकी पेमेंट कर दी। यू नीड नॉट टू वेट, यू नीड नॉट टू डिले। बाय? बिकॉज यू हैव द इमीडिएट कैश विद यू। आपके पास क्विक एसेट्स की फॉर्म में कैश है, आपको किसी चीज की वेट थोड़ी ना करनी है, आपको डिले भी नहीं करना उनकी पेमेंट में, तो वो इमीडिएटली पेमेंट करने को स्ट्रेस करती है। आइडियल रेशियो, करंट रेशियो कितनी आइडियल है? 2:1। क्विक रेशियो कितनी आइडियल है? 1:1। सो मेनी पेजेस आर देयर। हर पेज को करेंगे, कोई बात नहीं। क्यों डर रहे हो? मैंने करवाना, आप क्यों डर रहे हो? आ गए ना, 18 पेज नंबर पे आ गए ना, धीरे धीरे चल के भी। मेजर, इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी बेटर देन, ये मैंने सिखाई दिया। विच इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ लिक्विडिटी? तो उसने लिख दिया करंट रेशियो क्विक रेशियो से बेटर नहीं है, ठीक है, और क्विक रेशियो करंट रेशियो से बेटर है। सुटेबल, अगली लाइन का मीनिंग आप बताना जरा मेरे। इकोनॉमिक्स में कहीं पे मैम ने करवाया होगा या कभी न्यूज़पेपर में आपने ये वर्ड पढ़ा, FMCG। FMCG क्या मतलब है? लास्ट लाइन का सुटेबिलिटी। हाँ, करंट रेशियो उन हालातों में आपको बढ़िया रिजल्ट देगी अगर आप फास्ट मूविंग गुड्स में, इट्स फुल फॉर्म इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, अगर आप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में डील करते हैं तो आपके पास स्टॉक बचता ही नहीं, ठीक है। जब आपके पास स्टॉक बचता ही नहीं, इट मींस की ओवर स्टॉकिंग तो है ही नहीं, तो करंट रेशियो सही है, ठीक है, वो बेटर इंडिकेटर है लिक्विडिटी का, क्योंकि आपके पास बचता ही नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक ना के बराबर बचता है हर साल आपके पास। वो कब बढ़िया है? इट इज सुटेबल व्हेन द गुड्स आर इवन स्लो मूविंग, क्योंकि हमने स्टॉक लेना ही नहीं है ना क्विक रेशियो में। अगर स्टॉक नहीं भी बिकता तो हमने तो क्विक रेशियो कैलकुलेट करते हुए स्टॉक लेना ही नहीं है। तो दिस इज सुटेबल व्हेन द गुड्स आर, लाइन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनने की 101% पॉसिबिलिटी है। व्हेन द गुड्स आर, बोलो, फास्ट मूविंग, which ratio is a suitable parameter or indicator to judge the liquidity?
that is current ratio. When the goods are slow moving, हमने इन्वेंट्री छोड़ देनी है फिर उस केस में, तो लिक्विड रेशियो इज अ बेटर इंडिकेटर टू नो द लिक्विडिटी पोजीशन. ठीक है. 22nd इलस्ट्रेशन मैंने नहीं करवानी, बहुत सिंपल है. 23rd पे आओ, सिर्फ आइटम्स ढूंढनी है और फिल करनी है. कम है 23rd इलस्ट्रेशन. सारे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस क्लियर हैं सभी को? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? हाँ जी बेटे बोलो. हाँ दोनों हालातों में है, लेकिन उसने वर्स्ट कंडीशन बताई ना, वर्स्ट कंडीशन बताई. और वैसे भी उसने डिफरेंस बताना था, तो दोनों में सिमिलैरिटी तो नहीं ना बना सकता. इट इज बेटर इन फास्ट मूविंग आल्सो एंड स्लो मूविंग आल्सो बिकॉज ही इज डिक्टेटिंग द डिफरेंस. सिमिलैरिटी तो डिस्कस नहीं कर रहा. हाँ हो सकता, आप लिख सकते बोथ, लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट आपने याद रखना है. मान लो ऑप्शन में वो फास्ट मूविंग डालता ही नहीं है, तो फिर स्लो मूविंग को टिक करना है. ठीक है. और बोथ वाली ऑप्शन नहीं डालता, फिर भी स्लो मूविंग को करेंगे. हमें पता है प्रैक्टिकली कि दोनों तरह के स्टॉक को बीच में इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है. हाँ यस, डिनोमिनेटर डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन. 23rd 50,000. दिस इज एग्जांपल नंबर 23rd. क्विक एसेट्स आई एम गोइंग टू कैलकुलेट. बोलो फॉर्मूला. करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री मतलब स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. Current assets are 80,000, inventory is 25,000, and prepaid expenses are 5,000. Trade receivable का क्या करूं भाई? What to do with the trade receivable? We will ignore it because it is already a part of your current asset. 25,000 माइनस किया तो 55 बचा, 55 में से 5 माइनस किया तो 50,000 बचा. It comes to me 1:1. Any doubt to anyone? So it is fulfilling our criteria. It is same as of our ideal ratio. Answer comes to us 1:1. 24th देखो. See 24th. Illustration number 24. Every time firstly we will write the formula. Then we will finding numerator how to compute, denominator how to compute. हाँ डिनोमिनेटर डायरेक्टली गिवन. पहले फॉर्मूला लिखो. पूछा गया क्विक रेशियो. जब वो खुद उसका नाम क्विक रेशियो रखेगा तो फॉर्मूले में मैं क्विक एसेट न्यूमिनेटर बनाऊंगी. ओवर करंट लायबिलिटीज. ठीक है जी. सो करंट लायबिलिटीज गिवन इन द क्वेश्चन. डिनोमिनेटर तो फिल कर लो. क्विक एसेट्स ढूंढ लेते हैं. QA इज इक्वल टू CA माइनस इन्वेंट्री माइनस एडवांस टैक्स माइनस प्रीपेड रेंट. एडवांस टैक्स का मतलब प्रीपेड टैक्स ही है. अनदर नेम ऑफ प्रीपेड इज एडवांस पेमेंट ना, तो दोनों माइनस करेंगे ना, क्योंकि हमारा थ्योरी क्या कहती है? प्रीपेड एक्सपेंसेस आर टू बी डिडक्टेड. तो इट मे बी सैलरी पेड इन एडवांस, इट मे बी रेंट पेड इन एडवांस, इट मे बी इंटरेस्ट पेड in advance, it may be tax paid in advance. Any type of expense, if you are paying in advance, that is your prepaid expense. So minus inventory, minus advance tax, minus prepaid rent. दोनों माइनस करेंगे, ऑरली माइनस करें. 280 में से 40 माइनस किया 240, 240 में से 30 माइनस किया 210, 210 में से 10 माइनस किया 2 लाख. डन. सो 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 की टेबल पे 5 4s are 5 3s are 1.33:1. डन. 4 divided by 3 is equal to 1.33:1. टॉलरेबल है. हम चाहते हैं 1:1 हो, तो थोड़ी सी ज्यादा है, कोई बात नहीं. We will be saying, we will be stating that liquidity position via quick ratio is satisfactory. ठीक है, तो क्विक रेशियो कैलकुलेट करके हमने लिक्विडिटी पोजीशन को जज किया. इट सीम्स टू बी सेटिस्फैक्टरी फॉर दिस कंपनी. कम टू 25th illustration. आसान है ना टॉपिक? इट्स इजी. Come at 25th now. Inventory he is giving separately. Inventory तो खैर मेरे को चाहिए ही नहीं होती. चलो जो जो दे रहा है I will be writing.
जैसे वर्किंग कैपिटल आती है ना, मैं रुक जाती हूँ। सिखाया हुआ है ना करंट रेशियो में भी, इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 240। सो करंट एसेट ही हिमसेल्फ इज गिविंग, करंट लायबिलिटीज को मैं इधर रखूंगी, वो 4 लाख उधर चला जाएगा, 160 आ जाएगा आंसर। माइनस माइनस कट जाएगा, एक स्टेप मैंने बीच में से छोड़ दिया, आई स्किप्ड वन स्टेप, आई जस्ट कैलकुलेटेड द मिसिंग वैल्यू। तो फॉर्मूला में डिनोमिनेटर मेरे पास आ गया, दैट इज 1,60,000। Can't you calculate quick ratio? Because current assets are with you rupees 4 lakh and inventory is with you. Prepaid expenses नहीं दे रहा तो I will be assuming nil, zero. ठीक है, we know, आगे लिखेंगे, हमें पता है क्या, we know quick asset is equal to current asset minus inventory minus prepaid expense. हाँ, आदत यही बनाओ कि expenses को भी माइनस करो. So current assets are 4 lakh. Inventory is 80,000. Prepaid expenses is nil. It comes to me 3,20,000. ये आपकी current liability है, ये आपकी current asset है. Can't you? Sorry, this is not current asset. This is quick asset. Can't you calculate your quick ratio? 320 divided by 160, 2:1. हम तो कहते हैं 1:1 भी हो तो भी बढ़िया. ये तो 2:1 है, तो satisfactory है फिर से. 2, 2.5, इवन 3 तक भी, उससे ज्यादा, जैसे मैंने करंट में बताया. ठीक है, हाँ चलो 26 देखो, बस 26 तक करेंगे, देन वी विल वाइंड अप. 26 में कुछ नया है, लेट्स रीड. वर्किंग कैपिटल 180, फॉर्मूला लगा के रखो, CA माइनस CL इज इक्वल टू 180. नीचे पढ़ो, टोटल डेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल डेट स्टूडेंट्स? सिखाया हुआ है करंट रेशियो में, टोटल डेट इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, इजंट इट? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से ऐड कर दो तो टोटल डेट मतलब टोटल कर्जे बनते हैं हमारे सिर के ऊपर हैं जो. ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म डेट बीच में से दे रखा है 3 लाख, शॉर्ट टर्म डेट नहीं पता हमें, टोटल डेट दे रखा है 390. सो कांट यू कैलकुलेट करंट लायबिलिटी हियर डायरेक्टली 90,000? मिसिंग वैल्यू तो निकालनी है, करंट लायबिलिटी का यहाँ पे पुट करो पहली इक्वेशन में, सी द बोर्ड एवरीवन, दिस इज CL. यहाँ पे 90,000 पुट किया, माइनस का साइन है, उधर जाके ऐड हो जाएगा. सो करंट एसेट कांट यू गेट 270. इन्वेंट्री दे रखा है, विद द हेल्प ऑफ इन्वेंट्री एंड करंट एसेट कांट यू कैलकुलेट क्विक एसेट? कैलकुलेट करो. नाउ क्विक एसेट इज इक्वल टू 270 माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज 90, दैट कम्स टू मी 180. हो गई बात खत्म. 180 डिवाइडेड बाय 90,000, so it comes to me 2:1. एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, टोटल डेट इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट. टोटल कर्जे होने का मतलब क्या है, कुछ शॉर्ट टर्म होंगे कुछ लॉन्ग टर्म होंगे, सिंपल सा फॉर्मूला. सो जो लॉन्ग टर्म होते हैं उन्हें हम इस क्लास में नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं. नॉन करंट लायबिलिटी की 2 एग्जांपल्स हैं, वन इज लॉन्ग टर्म बैंक लोन, सेकंड इज डिबेंचर्स. मान लो वो क्वेश्चन में डिबेंचर्स अलग से दे तो दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी. ठीक है, बैंक लोन वो अलग से दे तो वो भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, जब तक वो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा, करंट लायबिलिटी. बैंक ओवरड्राफ्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट? कभी वो भी आएगा क्वेश्चन में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट? यू ओवरड्रॉ द मनी देन योर बैलेंस अवेलेबल इन द बैंक. बैंक में आपका पैसा कम पड़ा है और आप उससे ज्यादा विथड्रॉ करवाते हो, ओवरड्रॉन अमाउंट इज नेम्ड एज बैंक ओवरड्राफ्ट. विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months you have to return it back to the bank. So that's why it is your current liability. That is enough for today. बाकी कल कंटिन्यू करेंगे भाई. Amitoj Singh, if really you are here, I am impressed कि 15-20 दिन के बाद आपने क्लास लगाई. Good to see you, your blank profile.